जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज लेकर आए हैं दोस्तों हम इतिहास का थर्ड क्लास। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही हैं दोस्तों। स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था, किस तरीके से कितने पार्टीशन में कितने भागों में विभाजित होता है भारत का इतिहास और किस किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपना मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, जिसमें मैंने आपको बताया इस्लाम धर्म का आगमन। ठीक है, हम जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में आगमन हुआ है इस्लाम धर्म का, है ना दोस्तों। और जिसका मुख्य उद्देश्य भी मैंने आपको बताया था, क्या था दोस्तों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत के जितने भी मंदिर थे, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म ऐसा इतिहास में कहा गया है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को क्या माना गया है, निषेध माना गया है। तो इस्लामिक जो स्टेट था उनका भारत में प्रवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था, लूटपाट और मूर्ति पूजा का जितना भी साम्राज्य था, जितना भी मूर्ति पूजा जहाँ जगह जगह होती थी दोस्तों भारत के अंदर, उस सब को नष्ट करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो आगे की बात अगर हम करें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था शिया, सुन्नी और सूफी का आगमन किस किस तरीके से हुआ। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है, उससे आगे की अगर हम बात करते हैं, देखें जरा शिया सुन्नी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। उससे आगे की अगर हम बात करें मित्रों, तो उससे आगे हम पढ़ेंगे अब अरेबियन के बारे में, है ना। मध्यकालीन भारत में आगमन होता है किसका, अरबों का। याद रखेंगे आप, अरबों का आक्रमण। अरेबियंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे कैसे उनका आगमन हुआ और किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने साम्राज्य अपना स्थापित किया, है ना दोस्तों। तो जैसे हम बात करें, अगर अरबों की बात करें तो आप याद रखेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं, अरब में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो एक नाम सामने आया, मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मोहम्मद बिन कासिम याद रखेंगे, 712 एडी से 714 एडी तक इन्होंने केवल 2 वर्षों के लिए, याद रखेंगे दोस्तों, केवल 2 वर्षों के लिए इन्होंने यहाँ पर राज किया। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम था कौन। जैसे कि अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, अरब के जो शासक थे दोस्त, अरब के जो शासक थे, जैसा कि अगर मैं बताऊं आपको तो अल हज्जाज के कौन थे, ये सेनापति थे। ठीक है, अब अरबों का आक्रमण क्यों किया गया भारत के अंदर, देखें जरा। अरबों का जब आक्रमण किया गया तो दोस्तों इससे पहले भी अरब भारत के आसपास से होकर निकलते थे, है ना। जो उत्तरी इलाका था, है ना, अगर हम मैप को देखें, जो उत्तरी इलाका था वहाँ पर अगर हम बात, उत्तर और पश्चिम जो इलाका था, जैसे अगर हम देखें जरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बस इतना ही हमको यहाँ पर पढ़ना है, इससे हमारा काम चल जाएगा। देखेंगे जरा, ये जो स्टेट था यहाँ पर, जिसका नाम क्या था दोस्तों, सिंधु। ठीक है, अगर यहाँ से आगे की मैं बात करूँ, सिंधु तो नदी थी, सिंधु की बात करेंगे, सिंधु दोस्तों। तो याद रखेंगे जितने भी अरब शासक होते थे वो इस एरिया से अपना क्या करते थे दोस्तों, यहाँ से अपना व्यापार किया करते थे। क्या किया करते थे दोस्तों, अरब लोग क्या किया करते थे, यहाँ से अपना व्यापार किया करते थे। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं था। अब आप याद रखेंगे, जिस समय ये यहाँ पर व्यापार किया करते थे, इस एरिया से निकल कर जाते थे, यहाँ पर एक जगह थी सिंध। ठीक है दोस्तों, और अगर सिंध की बात करें तो उस समय सिंध के जो शासक थे वो कौन थे, सिंध के शासक थे दाहिर। कौन थे, सिंध के शासक दाहिर थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, जो दाहिर थे उनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंध की राजधानी थी देवल। देवल। अब आप याद रखेंगे, अरब के जो शासक थे अल हज्जाज,
इन अल हज्जाज का जितना भी जहाज यहाँ से जाया करते थे, अपना व्यापार करते थे, इनसे कोई लेना देना आपस में नहीं था। लेकिन एक बार क्या हुआ, याद रखेंगे, एक बार की घटना ये है दोस्तों कि दाहिर ने क्या किया, इन जहाज़ों पर, जो ये जहाज यहाँ से होकर जाते थे, इन जहाज़ों पर दाहिर ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और आक्रमण करके जितने भी जहाज थे सब क्या कर लिए, अपने बंदी बना लिए। क्या बना लिए दोस्तों, सबको बंदी बना लिया। ये सूचना जैसे ही पहुंचती है कहाँ पर, अरब में अल हज्जाज के पास, तो अल हज्जाज क्रोधित होकर क्या करते हैं, अपने सेनापति, अपने प्रमुख सेनापति है ना, क्या नाम था उनका, मोहम्मद बिन कासिम को क्या करते हैं दोस्तों, 712 ईस्वी में कहाँ भेज देते हैं, तुरंत सिंध पर हमला करने के लिए छोड़ देते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है दोस्तों, सीधा पहुँचता है सिंध में और दाहिर से क्या करता है दोस्तों, युद्ध कर बैठता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और याद रखेंगे आप, यानी यहां पर अगर हम बात करें दाहिर की गलती के कारण या नासमझी के कारण हज्जाज से युद्ध होता है और हज्जाज की तरफ से कौन आता है युद्ध में, मोहम्मद बिन कासिम। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों, किसने भेजा, इन्होंने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और देखेंगे जरा इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, दाहिर को मारकर सिंध पर क्या कर लिया दोस्तों, अधिकार कर लिया। और यहां से बात देखेंगे, जैसे ही अधिकार किया तो दाहिर की जो 2 पुत्रियां थी, कितनी पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां थी, है ना दोस्तों, उनको कहां भेज दिया गया, हज्जाज के पास भेज दिया गया। हज्जाज के 2 पुत्र थे, तो इन 2 पुत्रियों को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, हज्जाज के पुत्रों के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों, इतनी आपको बात क्लियर है। यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखिए जरा, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, क्या मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, प्रथम सफल मुस्लिम शासक। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम सफल शासक कौन थे जिन्होंने युद्ध किया और युद्ध जीत गए पहली बारी में ही, तो याद रखेंगे आप मोहम्मद बिन कासिम, जिनको किसने भेजा था, अल हज्जाज ने भेजा था। किस लिए भेजा था, सिंध को अपने अंडर कवर करने के लिए। और सिंध में कौन बैठा था, पहले से ही भारत का कौन बैठे थे, दाहिर बैठे थे, जिनको बंदी बना लिया गया। और दाहिर की 2 पुत्रियों को कहाँ भेज दिया गया, हज्जाज के 2 पुत्रों के पास भेज दिया गया। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, देखेंगे जरा, देखो जिस पर मैं स्टार लगाता रहूँगा वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डबल स्टार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखें जरा, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, पूरा ना लिख के बस कासिम लेकर चलते हैं हम। कासिम ने इस्लाम धर्म नए मानने वालों को, इस्लाम धर्म ने मानने वालों के लिए क्या लगाया दोस्तों, एक जजिया कर लगाया। क्या लगाया गया, जजिया कर। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जजिया कर किसने लगाया था। याद रखेंगे आप, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। और इस कर के अनुसार क्या बताया गया, देखिए जरा, जो धर्म को नहीं मानेंगे वो क्या करेंगे, अपनी आय का जो भी उनकी इनकम होगी 1/2 या 2/3 भाग क्या करेंगे दोस्तों, प्रदान करेंगे। किसको, मोहम्मद बिन कासिम को देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर एक बात और कही, क्या, कि ये जो जजिया कर है ये 3 के ऊपर नहीं लगेगा। क्या बताया गया, जजिया कर के बारे में सबसे स्पेशल बात जो पूछी जाती है, जजिया कर के बारे में बताया कि जजिया कर 3 पर नहीं लगेगा। किन किन पर नहीं लगेगा, जो विकलांग है उन पर लागू नहीं होगा, जो महिलाएं हैं उन पर लागू नहीं होगा, और याद रखेंगे जो ब्राह्मण हैं
जो दोस्तों ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मण के ऊपर ये कर लागू नहीं होगा दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो मोहम्मद बिन कासिम केवल 2 वर्ष यहाँ पर रहा, ना तो उससे पहले का हमको पता है ना उससे बाद का हमको पता है, तो केवल इन 2 वर्षों की इंफॉर्मेशन जानकारी हमको यहाँ पर मिलेंगी। तो अभी अभी आप बढ़िया सवाल निकल कर आया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर प्रारंभ किया था दोस्तों, वो जजिया कर किन 3 के ऊपर नहीं लगा, है ना दोस्तों, या किन के ऊपर नहीं लगा। ऑप्शन में आपको 4 दिए जाएंगे और 4 में से आपको देखना है विकलांग कौन है, महिलाएं कौन है, या फिर दोस्तों ब्राह्मण कौन है। इन 3 को ध्यान रखना है। 3 में से जो भी आपको दिखाई देगा उसको आप क्लिप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, और ये किससे लिया जाता था ये भी याद रखेंगे। ये जो पेड़ लिया जाता था ये होता था पेड बाय नॉन मुस्लिम, इसको भी आप याद रखेंगे। पेड बाय नॉन मुस्लिम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट से आप याद रखेंगे। जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे वो इस कर को चुकाते थे दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, इससे अलग अगर मैं बात करूं, यहां से आगे की एक बात और है। देखिए जरा, कासिम ने क्या किया दोस्तों, कासिम ने स्वर्ण के सिक्के भी चलाए। क्या किया मोहम्मद बिन कासिम ने, स्वर्ण के सिक्के भी चलाए, और उन सिक्कों को क्या कहा गया दोस्तों, याद रखेंगे आप, दिरहम। क्या कहा गया, दिरहम सिक्के या दिरहम कॉइन्स। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ से 2 बातें निकल के आई मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। देखो 3 सवाल यहाँ से बनते हैं। भारत का प्रथम सफल मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किसने प्रारंभ किया था, मोहम्मद बिन कासिम, जो किन 3 पर लागू नहीं होगा, विकलांग महिला ब्राह्मण पर। दिरहम सिक्के किसके बने होते थे, स्वर्ण के बने होते थे, और किसने लागू किए थे, याद रखेंगे आप, किसने लागू किए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने ये सिक्के लागू किए थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया दोस्तों, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम में ऊंट पालन क्या चलाया दोस्तों, यहां पर राज करने के बाद इन 2 वर्षों में क्या चलाया उन्होंने, ऊंट पालन चलाया दोस्तों, है ना। और क्या चलाया साथ में, खजूर की खेती। आप जानते हैं अरब स्टेट आज भी इसी के लिए फेमस है। ऑयल्स स्टेट जितना भी है, ऑयल वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे खजूर की, यानी हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। ठीक है दोस्तों, खजूर की खेती और ऊंट के पालन के लिए, यानी, है ना, हाँ ठीक है, ऊंट के पालन के लिए इनको ये जाना गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब याद रखेंगे आप, अगर ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम अरबी घोड़े लाए गए किनके द्वारा दोस्तों, कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। याद रखेंगे बात आप, इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे। देखो हमारे जितने भी हिंदू सम्राट राजा थे, या जितने भी मध्यकालीन भारत से पहले के राजा थे, वो सब क्या मानते थे दोस्तों, उनके राज्य में ऐसा माना जाता था कि जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा हाथी होंगे वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर सिद्ध जो थी, यहाँ पर ये नीति गलत कर दी गई अरबों के द्वारा। अरबों ने क्या प्रारंभ किया, जब युद्ध करने आए तो याद रखेंगे वो क्या लेकर आए, तेज तर्रार दौड़ने वाले अरबी घोड़े, यानी जो हवा से बातें करेंगे, इन घोड़ों को लेकर आए। और याद रखेंगे आप, जब तक हमारे एक राजा का एक हाथी 360 पर घूमता था, क्या कहा मैंने, 300 डिग्री पर जब एक खड़ा हुआ हाथी पीछे कौन आ रहा है घूमता था, इतनी देर में दोस्तों भाला चलाकर उसकी हाथी पर जो बैठा था उसकी क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि अरबी लोगों के पास क्या थे, अरबी घोड़े थे जो हवा से बातें किया करते थे। याद रखेंगे, तो अरबी घोड़े भी कौन लेकर आया, मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया दोस्तों। इसके बाद याद रखेंगे एक शब्द और आया दोस्तों, याद रखेंगे आप, मानसून। इस शब्द का भी किसने कराया दोस्तों,
इस शब्द को कौन लेके आया? अरबी लेके आया, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एटलस की दोस्तों, यानी कि मानचित्र की अगर मैं बात करूं तो एटलस भी किसके द्वारा आ गया? अरेबियंस के द्वारा ये मानचित्र लाया गया, याद रखेंगे आप। इससे अलग अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा यहां पर, याद रखेंगे आप, 2 फेमस पुस्तकें थी। जैसे पहली पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं चरक संहिता कौन थी, तो याद रखेंगे कुषाण वंश में राजा थे देखो जरा, जो चरक संहिता थी ये एक चिकित्सक द्वारा लिखी गई थी, और ये चिकित्सक कौन थे, याद रखेंगे आप। देखें जरा पीछे, लास्ट में देखो जरा। इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखें जरा, देखें जो प्रमुख पुस्तक थी वो कौन सी थी? चरक संहिता थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, याद रखेंगे आप, कुषाण वंश में। कुषाण अगर वंश की बात करूं तो कुषाण वंश में कौन थे दोस्तों? एक कनिष्क राजा थे। कौन थे? कनिष्क राजा थे। और याद रखेंगे कनिष्क राजा में कौन थे? इनके राज्य चिकित्सक थे। कनिष्क राजा के राज्य चिकित्सक थे जिनका नाम क्या था? चरक। जिन्होंने क्या लिखी थी दोस्तों? चरक संहिता लिखी थी। इतनी बात आप याद रखेंगे। फिर दोबारा सुनेंगे। प्रमुख पुस्तक की बात करें तो चरक संहिता, और चरक संहिता किसके काल में लिखी गई थी? कुषाण वंश के राजा थे, राजा कनिष्क दोस्तों। और जिन्होंने क्या लिखा था? जिनके राज्य, उनके यानी कि राजा में, उनके महल में जो चिकित्सक रहते थे चरक, जिन्होंने ये चरक संहिता लिखी थी, है ना दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूं तो दूसरी किताब थी पंचतंत्र। कौन सी दोस्तों? प्रमुख पुस्तक पंचतंत्र थी, जिनको किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा था दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। और ये कौन थे? गुप्त काल से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे, याद रखेंगे आप? गुप्त काल से ये संबंध रखते थे, है ना दोस्तों। और इसका अनुवाद किया गया था, याद रखेंगे आप। इसका अरब भाषा में क्या किया गया था? पंचतंत्र पुस्तक का अनुवाद किया गया था। और अनुवाद करके इसका नाम क्या रखा गया था? कालीला वादिना। याद रखेंगे आप दोस्तों, क्या रखा गया था? कालीला वादिना इसका नाम रखा गया था। और याद रखेंगे आप 2 वर्षों के बाद यहाँ पर एक बात और आती है। क्या आती है देखेंगे जरा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अल हज्जाज ने यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, कासिम ने दाहिर की दोनों पुत्रियों को हज्जाज के 2 पुत्रों के पास भेजा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जैसे ही ये 2 पुत्रियां वहां पर गई, दाहिर की पुत्रियां थी दोस्तों, तो सीधी सी बात है दिमाग तो तेज होगा। तो याद रखेंगे आप, इन पुत्रियां जब ये हज्जाज के पुत्रों के पास गई दोस्तों, है ना दोस्तों, तो इन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया। क्या? कि मोहम्मद बिन कासिम ने तुमसे क्या किया है? धोखा किया है। जी हाँ, और मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों की आबरू पहले ही लूट ली है, और उसने तुम्हारे साथ क्या किया है दोस्तों? विवाद किया है, तुमको धोखा दिया है, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम गद्दार है। इतनी बात सुनते ही दोस्तों अल हज्जाज ने मात्र 2 वर्षों में ही 714 एडी में क्या किया दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम को फिर दोबारा से वापस बुला लिया गया। कहां पर? याद रखेंगे आप, फिर दोबारा से अरब बुला लिया गया दोस्तों, याद रखेंगे आप। और याद रखेंगे जाते हुए कासिम ने क्या किया? अपने सेनापति जुनैद, याद रखेंगे, अपने सेनापति जुनैद को गद्दी पर बैठा दिया दोस्तों। कहाँ की गद्दी पर? याद रखेंगे, सिंध की गद्दी पर। और यहाँ के बाद इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया था दोस्तों? भारत के अंदर प्रवेश करना। तो याद रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि दाहिर की
कम बुद्धि के कारण भारत में इस्लाम धर्म का, मुगल शासकों का, ठीक है दोस्तों, इस गुलाम वंश का प्रारंभ हुआ दोस्तों। अगर ये वहाँ पर ये गलती ना करते कि जो जा रहे हैं उनको जाने दें, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों ये सब नौबत ना आती। याद रखेंगे आप, ठीक है। इससे आगे की बात करते हैं दोस्तों। देखें जरा, अगर आगे की बात करें तो यहाँ से अगला स्टेट आता है तुर्क, जिसके हम बात करेंगे, तुर्कों का आक्रमण। इसको स्टडी देख लें जल्दी से आप। देखेंगे जरा आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ से आगे देखेंगे आप। अब यहाँ पर आगमन किसका होगा अगर मैं बात करूं, तुर्किश यहाँ पर एंटर करेंगे। और तुर्किश कहाँ कहते हैं, याद रखेंगे आप, टर्की के दोस्तों, जिसको कहा क्या जाता था, तुर्किस्तान। क्या कहा जाता था, याद रखेंगे आप, तुर्किस्तान कहा जाता था। तुर्कियों का आक्रमण, ठीक है दोस्तों। और अगर तुर्कियों के आक्रमण की बात करें तो यहां पर नाम आता है सीधा सीधा क्या नाम आता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गजनवी का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी का, जो कौन थे, तुर्की थे। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, अरबी थे दोस्तों, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, अभी अभी आपको बताया। अब अगर हम बात करें तुर्की के बारे में, तो जब तुर्कियों का आक्रमण हुआ तो इनके प्रथम शासक कौन थे, मोहम्मद गजनवी थे। और याद रखेंगे ये दोस्तों आप 1000 से 1027 एडी तक ये कहाँ रहे, इन्होंने यहाँ पर राज किया दोस्तों। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो याद रखेंगे आप, यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, तुर्किस्तान में एक प्लेस है गजनी। कौन सा, याद रखेंगे आप, स्थान क्या है दोस्तों, गजनी। और याद रखेंगे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका गजनी वंश या यामिनी वंश। इतनी बात समझ में आ रही है, गजनी वंश या यामिनी वंश, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे आप, गजनी वंश की अगर हम बात करें तो गजनी वंश के संस्थापक कौन थे, अल्पतगीन। कौन थे, अगर मैं बात करूं, अल्पतगीन थे, है ना दोस्तों। याद रखेंगे इनके कोई बेटा नहीं था, इनके कोई बेटा नहीं था, इसलिए याद रखेंगे आप, इन्होंने क्या किया दोस्तों, आप याद रखेंगे, इनके जो खुद के गुलाम थे वो कौन थे, सुबुक्तगीन। कौन थे, सुबुक्तगीन, जिनको इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। और सुबुक्तगीन का ही पुत्र था दोस्तों महमूद गजनवी। याद रखेंगे आप, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, पता लगा आपको महमूद गजनवी कौन थे, सुबुक्तगीन के पुत्र थे दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट होता है महमूद गजनवी की यात्रा, ठीक है दोस्तों। देखेंगे इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म अगर हम बात करें तो 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ दोस्तों। याद रखेंगे आप, महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ, 971 एडी में हुआ। और याद रखेंगे गद्दी कब बैठाए गए, 1998 ईस्वी में ये कहाँ पर बैठाए गए दोस्तों, गद्दी पर बैठाए गए। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो देखें जरा, अब यहाँ पर आप याद रखें, देखें जरा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे यहाँ पर एक स्थान है, पेशावर। क्या स्थान बताया गया दोस्तों, जो आज के टाइम में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक स्थान है पेशावर दोस्तों, जहाँ पर कौन थे, याद रखेंगे आप, जयपाल। जो कौन थे,
ब्राह्मण वंश के राजा थे। कौन थे दोस्तों? ब्राह्मण वंश के राजा थे। क्या नाम था? जयपाल, जो वहाँ पर शासन कर रहे थे। याद रखेंगे सुबुक्तगीन ने क्या किया दोस्तों? सुबुक्तगीन ने इन पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। क्या किया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में याद रखेंगे सुबुक्तगीन कामयाब नहीं हो पाए और जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। जिस हत्या का बदला लेने के लिए, याद रखेंगे दोस्तों, मृत्यु का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी यहाँ पर क्रोधित होते हैं और चल निकल पड़ते हैं पेशावर की ओर। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो देखेंगे जरा यहाँ से आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब महमूद गजनबी ने अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बारे में पता लगा तो दोस्तों इन्होंने क्या करा? यहाँ पर आप याद रखेंगे, इन्होंने कसम खाई कि वर्ष में एक बार भारत के ऊपर एक हमला जरूर करेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या कसम खाई महमूद गजनबी ने कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मैं महमूद गजनबी भारत के ऊपर, याद रखेंगे आप, साल में एक बार भारत के ऊपर हमला जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखेंगे जरा इसके बाद, तो याद रखेंगे आप, अगर मैं बात करूं पहले अटैक की, और इतना कहने के बाद फर्स्ट अटैक 1000 एडी में ही कर दिया इन्होंने जयपाल के ऊपर, जिसके कोई परिणाम नहीं निकले, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। दोस्तों याद रखेंगे आप इतनी बात। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, और याद रखेंगे आप, देखिए जरा यहां से आने के बाद, अच्छा इसको हम देख लेते हैं जरा। देखो 1000 एडी में जब इन्होंने क्या किया जयपाल के ऊपर दोस्तों, क्या किया? युद्ध किया, कोई परिणाम नहीं निकला। 1000 एडी में ही जब दोबारा जयपाल के ऊपर युद्ध किया दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, जयपाल को क्या कर दिया इन्होंने? हराया। दोबारा दोस्तों याद रखेंगे, दूसरी बारी में हराया। जयपाल को क्या किया दोस्तों? हरा दिया। और जयपाल क्या हुए? इस हार को सहन न कर पाए। ठीक है दोस्तों, जयपाल इस हार को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया दोस्तों? आग में कूदकर, क्या कर दिया? आग में कूदकर अपनी जान दे दी दोस्तों। यानी इनकी क्या हो गई? यहाँ पर मृत्यु हो गई। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो देखें जरा, यहाँ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ तुर्कियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखेंगे आप तुर्कों के, ये याद रखेंगे आप, हर किसी के एम आपको याद रखने हैं। तुर्कों का एम क्या था, है ना दोस्तों, और किसी का एम क्या था, ये एम आपको याद रखने हैं। तो मैं बात करूँ अगर एम की, तो याद रखेंगे क्या एम था? लूटपाट करना। और दूसरा क्या था? मूर्ति पूजा को समाप्त करना। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों, मूर्ति पूजा को समाप्त करना ही इनका क्या था? उद्देश्य था। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा दोस्तों, महमूद गजनबी के बारे में ही पढ़ेंगे हम। अब देखो इसके बाद महमूद गजनबी खुलकर युद्ध करने लगा दोस्तों, और जगह जगह क्या किया इन्होंने? अपना साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? याद रखेंगे आप, इन्होंने क्या किया? मंदिरों को लूटना स्टार्ट कर दिया, मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जिसका सबसे पहला परिणाम अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप दोस्तों, गुजरात यानी सौराष्ट्र, सोमनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनबी ने क्या किया? याद रखेंगे आप, गुजरात सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर में क्या किया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। और याद रखेंगे इस आक्रमण, जब यह आक्रमण किया गया तो यहां पर कौन शासक थे? चालुक्य वंश था दोस्तों।
और राजा कौन थे? भीम प्रथम। भीम प्रथम इनके राजा थे। चालुक्य वंश यहाँ पर चल रहा था। और याद रखेंगे इस युद्ध में मंदिर को तोड़ने के बाद कम से कम दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 50,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों याद रखेंगे आप, कितने हिंदुओं को मारा गया यहाँ पर इस मंदिर में? मंदिर के आसपास 50,000 हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद याद रखेंगे आप 1008 में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया दोस्तों? जयपाल के पुत्र आनंदपाल को मृत्यु के घाट इसको हराया और मृत्यु दंड दिया। बात समझ में आ गई दोस्तों। इससे आगे अगर हम बात करें, याद रखेंगे आप 1011 और 12 में मथुरा उज्जैन पर क्या किया गया? सभी मंदिरों पर आक्रमण। इनका मुख्य उद्देश्य आक्रमण था, याद रखना। और मंदिरों में जितने भी दान दक्षिणा और जितना भी सोना चांदी रखा हुआ था सबको हड़प लेना था दोस्तों। याद रखेंगे आप 1008 में अनंतपाल को हराया। ये याद रखेंगे कौन थे? जयपाल। दोस्तों जो पहले हमने पढ़ा है, जयपाल के कौन थे? ये पुत्र थे। इसके बाद 1011 और 12 में मथुरा उज्जैन पर आक्रमण किया गया। और इससे आगे की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे हरियाणा जो जगह है दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है आपका स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये कहां पर है? याद रखना आप, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। और कौन सा मंदिर है? याद रखेंगे आप, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। कब की बात है? 1014 AD की बात है दोस्तों। याद रखेंगे आप। ठीक है। इस मंदिर में क्या किया गया दोस्तों? तोड़फोड़ इस मंदिर में की गई, सभी मूर्तियों को तोड़ा गया। अब यहां से एक सवाल आपका बनता है क्या कि महमूद गजनवी ने जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, इस मंदिर में उन्होंने क्या किया था? कौन सी मूर्ति तोड़वाई थी? तो याद रखेंगे आप। देखो जरा यहां से क्या बनेगा सवाल। देखो नाम दिखता है महादेव, तो ऑप्शन में आपको महादेव भी मिलेगा, लेकिन महादेव पर आपको क्लिक नहीं करना है। किस मंदिर को तोड़ा गया था? याद रखेंगे आप, कौन सी मंदिर, किस मूर्ति को तोड़ा गया था दोस्तों? अगर यहां से देखें हम तो याद रखेंगे आप, श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, चक्र स्वामी। अच्छा ये बात यहाँ पर थोड़ी सी क्यों पूछी जाती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको तोड़ने के लिए क्या गया था? इस मूर्ति को खुले मैदान में फेंक दिया गया था। और याद रखना महमूद गजनवी ने अपने सभी शासकों से कहा गया कि तेज घोड़े पर दौड़ते हुए आओ और इस मूर्ति को कुचलते हुए चले जाओ दोस्तों। तो याद रखेंगे इसकी बात यहाँ पर इसलिए स्पेशल करके बताई जाती है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में किस मूर्ति को तोड़ा गया था? ऑप्शन में महादेव भी मिलेंगे, लेकिन आपको किसके ऊपर क्लिक करना है? याद रखेंगे चक्र स्वामी श्री कृष्ण जी की मूर्ति होती है, उसको तोड़ा गया। याद रखेंगे आप, यहाँ से जो सोमनाथ का मंदिर मैंने आपको बताया ये कब किया गया था? याद रखेंगे 1025। ये जो सोमनाथ की मैंने बात बताई है इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा 1027 AD में यहां से देखो उसका पतन स्टार्ट होगा दोस्तों और मौत की वजह बनेंगे ये युद्ध। 1027 AD में क्या किया इन्होंने दोस्तों? याद रखेंगे आप, अंतिम आक्रमण था ये इनका। किसका? महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था जाटों पर। ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे जब इस मंदिर से युद्ध किया गया तो इस मंदिर से सोने का दरवाजा उखाड़ कर ले गए थे महमूद गजनवी। और याद रखेंगे
सोने के दरवाजे को कौन वापस लेकर आए थे? जाट जो थे दोस्तों उस क्षेत्रों के जाट जो थे उस सोने के दरवाजे को वापस लेकर आए थे। याद रखेंगे आप, जिसके विरोध के लिए फिर दोबारा से, याद रखेंगे आप, जिसके विरोध के लिए फिर दोबारा से दोस्तों क्या किया था? महमूद गजनबी ने जाटों के विरुद्ध इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि जाटों ने क्या किया था, उसका सोने का जो दरवाजा वो चुरा कर ले गए थे, उसको वापस खींच कर ले आए थे, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया था और जाटों पर क्या किया गया था दोस्तों? आक्रमण यहां पर किया गया और जाटों पर अंतिम आक्रमण क्या हो गया था दोस्तों? जाटों पर आक्रमण जीत गया था और इसके बाद ये दोस्तों यहां से वापस लौट गया और वापस लौटने के बाद 1030 एडी में महमूद गजनबी की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है इनका? हैप्पी बर्थडे हो जाता है। कब हो जाता है? याद रखेंगे आप, 1030 एडी में इनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। याद रहेगी बात। तो मैंने आपको बताया तुर्किश के बारे में, है ना दोस्तों, तुर्किश के बारे में मैंने आपको बताया। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट हमारे बन जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। जाटो अंतिम आक्रमण कहाँ पर किया गया था? जाटों पर किया गया था। क्यों किया गया था? सोने के दरवाजा, इसकी वजह थी दोस्तों। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें ऋस्थानेश्वर महादेव मंदिर पर कब आक्रमण किया गया था? 1014 एडी पर किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है दोस्तों, 1025 एडी में किया गया था। अंतिम आक्रमण जाटों पर किया गया था 1027 में और मृत्यु हो जाती है इनकी कब दोस्तों? 1030 एडी में इनकी यहाँ से मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे। अब यहाँ से 2 पॉइंट आप याद रखेंगे क्या, कि महमूद गजनबी जो थे, स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, याद रखना, सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाले प्रथम शासक थे। और एक बात और याद रखेंगे, महमूद गजनबी ने अपने आप को क्या कहा था दोस्तों? गाजी कहा था। क्या कहा था? ये याद रखेंगे आप। क्या कहा था दोस्तों? गाजी कहा था। इतनी बात याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखें जरा, यहां पर एक पुस्तक थी, मैं बात बता देता हूं आपको। शाहनामा यहाँ पर पुस्तक लिखी गई और किसने लिखी थी? इन्हीं के गुलाम फिरदौसी ने लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? फिरदौसी ने। याद रखेंगे आप। इससे आगे अगर मैं बात करूं, नंबर 2 पुस्तक जो थी वो क्या था दोस्तों? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी दोस्तों? याद रखेंगे, अल-बरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। काफ़ी क्वेश्चंस में आया हुआ है, रेलवे वगैरह के क्वेश्चन में पूछा गया है कि किताबुल हिंद किसने लिखी दोस्तों? अल-बरूनी ने। और शाह नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? फिरदौसी ने लिखी। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मेन पॉइंट हमारा क्या क्या आता है फिर दोबारा बता देता हूँ। अपने आप को याद रखेंगे, गाजी किसने कहा था? पहला कौन सा शासक था जिसने अपने आप को गाजी नाम दिया गया? महमूद गजनबी। और याद रखेंगे इन्होंने क्या किया था? स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जाटों पर अंतिम आक्रमण, आनंदपाल को हराया था। आनंदपाल कौन थे? जयपाल के पुत्र थे। और सोमनाथ के मंदिर में जब आक्रमण किया तो 50,000 हिंदुओं को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जिस समय वहां कर चालुक्य वंश चल रहा था। और याद रखेंगे भीम प्रथम वहां के शासक थे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम शासक सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला कौन था? याद रखेंगे, महमूद गजनबी दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जरा, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद जो प्रारंभ होगा वो कौन प्रारंभ होता है? देखते हैं जरा, कौन आएगा तुर्किश के बाद में? महमूद गजनबी हमारा हो गया है। देखेंगे जरा, इससे आगे देखो दोस्तों, इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो इससे आगे का नाम आता है मोहम्मद गोरी। क्या नाम आता है दोस्तों? याद रखेंगे, सुपर मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है भैया, और कुछ नहीं है। मोहम्मद गोरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, अगर मोहम्मद गोरी के दोस्तों बारे में बात करें तो ये कौन से स्थान से थे? स्थान दोस्तों क्या था? याद रखेंगे,
सेम वही था, गजनी। उन्हीं के आप इनको गुलाब मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे आप कब से कब तक रहे ये, 1175 से 1206 एडी तक रहे दोस्तों। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1175 से 1206 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया दोस्तों, याद रखेंगे। अगर हम बात करें पहले आक्रमण की, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, मुल्तान पर हुआ था। याद रखेंगे आप, पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का, देखो पहला और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे आप। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण क्या था दोस्तों, याद रखेंगे, कहाँ पर हुआ था, मुल्तान पर किया गया था। और अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए जरा यहाँ से आगे की अगर हम देखें जरा, मोहम्मद गोरी ने इससे आगे क्या क्या किया दोस्तों, तो देखें जरा 1178 एडी में देखो जरा 1178 एडी में याद रखेंगे आप, इन्होंने कहां पर आक्रमण किया, पाटन यानी गुजरात में। कहां पर आक्रमण किया, गुजरात में आक्रमण किया दोस्तों। जिस समय वहां पर कौन थे, चालुक्य वंश का राज था, चालुक्य वंश था। और याद रखेंगे यहां पर, याद रखेंगे ये भीम द्वितीय, इनका दूसरा नाम क्या था, मूलराज। कौन थे दोस्तों, मूलराज। ये भी सेकंड आप लगा सकते हैं, इसके आगे लगाएंगे। मूलराज द्वितीय वहां पर उस समय शासन कर रहे थे। कब कर रहे थे, 1178 एडी में, जब मोहम्मद गोरी ने क्या किया था दोस्तों, यहां पर आक्रमण किया था। इससे आगे की अगर हम बात करें तो देखें जरा, इस आक्रमण में दोस्तों क्या किया गया था, इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी नहीं आ रहे थे, इसलिए याद रखेंगे चालुक्य वंश को हराने के लिए माउंट आबू, जो कहां पर है दोस्तों, राजस्थान, माउंट आबू में भीम द्वितीय को हराया था। यहां पर नहीं हराया था, याद रखेंगे आप, यहां पर इन्होंने इसको मार भगाया था, यानी कि मारकर भगा दिया था। लेकिन ये कहां रुकने वाला था, क्योंकि इसका नाम था दोस्तों मोहम्मद गोरी, और ये रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने क्या किया इसी युद्ध में, इनको क्या किया, माउंट आबू पर ले जाकर फिर इनको हराया दोस्तों। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आता है एक चंदावर। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का ही एक दूसरा युद्ध आता है सामने। क्या नाम है दोस्तों युद्ध का, अगर हम बात करें तो चंदावर का युद्ध था। ठीक है, और याद रखेंगे आप किस किस के बीच था ये, मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद। बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच में दोस्तों ये युद्ध था। और युद्ध कौन जीता था, युद्ध का विनर जो था वो कौन थे, मोहम्मद गोरी। और हारा कौन था, जयचंद था। मोहम्मद गोरी ने हराने के बाद इनको छोड़ दिया था कि जी ले अपनी जिंदगी दोस्तों, है ना दोस्तों। ये 1194 एडी की बात चल रही है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया था। और याद रखेंगे अपने शत्रु को कभी कभी छोड़ देने का, रिहा कर देने का, है ना दोस्तों, फ़ायदा बहुत बड़ा मिलता है, जिसका फ़ायदा इनको आगे मिलेगा। कहाँ मिलेगा देखेंगे आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, देखें जरा, यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी नहीं रुके दोस्तों। और याद रखेंगे 1193 एडी में दिल्ली को अपनी क्या बनाया दोस्तों, राजधानी बनाया। कुछ बात समझ में आ गई दोस्तों, किसको राजधानी बनाया इन्होंने, 1193 एडी में दिल्ली को क्या बनाया दोस्तों, अपनी राजधानी बनाया। और याद रखेंगे आप, और यहाँ से आगे की अगर मैं बात, देखो अगर उद्देश्य की बात करें, मोहम्मद गोरी के उद्देश्य की बात करें, तो मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार।
लूटपाट भी करी दोस्तों, लेकिन लूटपाट क्या था, उनका उद्देश्य नहीं था, मिला तो लपेट दिया, बाकी नहीं तो मेन उद्देश्य क्या था इनका, इसको आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या था, साम्राज्य का विस्तार, ना कि लूटपाट करना। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। यहाँ से आपको समझ में आया कि उनका उद्देश्य क्या था। अब देखेंगे जरा आगे की अगर हम बात करें, अब यहाँ से एक सवाल बनता है बहुत अच्छा कि मोहम्मद घोरी को हराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था दोस्तों। हर जगह आपको क्या लिखा मिलेगा, याद रखेंगे आप, पृथ्वीराज चौहान, और आप आंख मीच कर उस पर टिक लगाकर आ जाएंगे। लेकिन अभी अभी जैसा हमने आपको बताया कि पहली बार किसने हराया था उनको, चालुक्य वंश के राजा भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय ने उनको हराया था। तो याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान प्रथम शासक नहीं थे गोरी को हराने वाले, पहले कौन थे, याद रखेंगे कौन थे दोस्तों, भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखेंगे जरा, यहां से आगे की बात करते हैं, देखें जरा। अब देखो इससे आगे अगर हम स्टार्ट करें अपना, यहाँ पर जयचंद को छोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों, जयचंद को यहाँ पर क्या किया गया, हराकर छोड़ दिया गया, मारा नहीं गया। अब जयचंद क्या हुए दोस्तों, याद रखेंगे आप, जयचंद के बारे में अगर हम पढ़ें आगे, देखो अब यहाँ से कहानी आगे कैसे चलती है दोस्तों, एक स्टोरी के रूप में आप चीज़ को सुनते रहेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे, कहीं पर भी मार्क नहीं खाएंगे दोस्तों। देखें जरा, जयचंद की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, कौन थी दोस्तों, संयोगिता, जिस पर लट्टू थे पृथ्वीराज चौहान। ये इनसे विवाह करना चाहते थे दोस्तों, बात समझ में आ रही है, लेकिन जयचंद इसके लिए कदापि तैयार नहीं थे। और जल्दबाजी में जयचंद ने क्या किया, अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर रख दिया दोस्तों। और स्वयंवर में चतुराई क्या अपनाई इन्होंने, ये चतुराई अपनाई कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं दोस्तों। अब जिसको बुलाया ही नहीं उससे विवाह कैसे हो सकता है, तो हमारे तो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे, अलग ही एक अपनी पर्सनैलिटी थी। ये पहुंच गए महल में, याद रखेंगे स्वयंवर वाले दिन ही, और भगा कर ले आए, उठा कर ले आए संयोगिता को दोस्तों, जिससे पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बन जाते हैं जयचंद। कौन बन जाते हैं दोस्तों, शत्रु, याद रखेंगे आप, पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद बन जाते हैं। और जयचंद क्या करते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 1191 में तराइन का जो युद्ध हुआ दोस्तों, इस युद्ध में किस किस के बीच हुआ, याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस, याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। और एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, देखो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कौन हो गए, अब जयचंद हो गए, जिनको अपनी बेइज्जती का, क्या कहा दोस्तों, बेइज्जती का क्या लेना था, बदला लेना था। तो ये अपने दुश्मन को भूल गए और साथ में जाकर मिल गए, किससे दोस्तों, मोहम्मद गोरी से साथ में जाकर मिल गए। लेकिन याद रखेंगे ऐसा कहा जाता है, क्या याद रखेंगे आप, पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और याद रखेंगे आप रिटन बाय, कौन था दोस्तों, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो क्या है दोस्तों, बुक है, और जितनी भी घटना अब आगे पढ़ेंगे हम वो इस बुक में लिखाई गई है। इतिहास में कहीं पर भी संक्षिप्त नहीं किया गया है दोस्तों। इतिहास में केवल 2 युद्ध बताए गए हैं, पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गोरी के बीच में। लेकिन जो पुस्तक लिखी है चंद्रबरदाई ने, उस पुस्तक में बताया गया है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच 17 युद्ध हुए दोस्तों, जिनमें से याद रखेंगे आप 16 बार कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान, लेकिन 17वीं बार
क्या हुआ दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, और कौन मिले साथ में, चंद जयचंद, जिनको अपनी पुत्री से जो बेइज्जती मिली थी उसका बदला लेना था, और उस बदले को लेने के लिए ये किससे जाकर मिल गए, अपने शत्रु के शत्रु से मिल गए, यानी मोहम्मद गौरी से मिल गए, और सारी गुप्त सूचना दे दी गई दोस्तों, और गौरी क्या हो गया दोस्तों, जीत गया। यहाँ पर ये बताया गया है, याद रखेंगे किसके द्वारा बताया गया है, इतिहास में कुछ नहीं लिखा गया है, केवल इस पुस्तक में बताया गया है कि 17वीं बार में जब मोहम्मद गौरी जीता तो ये मोहम्मद गौरी को मारा नहीं था, बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे, और अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में क्या किया दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की क्या की गई, दोनों आंखें निकाल दी गई, उनको अंधा कर दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है दोस्तों, क्या किसके द्वारा जो बातें चल रही हैं वो पुस्तक ने बताई है, इतिहास ने नहीं बताई है। तो इतिहास में इन बातों को माना तो गया है, लेकिन क्या कहा गया है, सभी घटनाएं काल्पनिक है ना दोस्तों। तो देखेंगे जरा यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, दूसरी बार क्या था ये दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 1192 एडी की बात है, ये 1191 की बात थी, और 1192 एडी की बात थी जब क्या किया गया, 17वीं बार में गौरी क्या हो गया था, जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया था, उनकी आंखों से उनको अंधा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब याद रखेंगे ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बनाया गया था तो वहां से उनको भगा दिया गया था किसी तरीके से। और याद रखेंगे एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के क्षेत्र में ही, मोहम्मद गौरी के याद रखेंगे महल में एक प्रतियोगिता रखी गई है ना दोस्तों, एक ओलंपिक टाइप आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर क्या था दोस्तों, बाण चलाना था। तो याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो के सेवक ने बताया मोहम्मद गौरी को कि मेरा मित्र पृथ्वीराज जो है वो क्या जानता है, शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, यानी वो आवाज को सुनकर उसको भेद सकता है। तो याद रखेंगे इन्होंने क्या किया, पृथ्वी मोहम्मद गौरी ने इस अद्भुत घटना का लुत्फ उठाने के लिए पृथ्वीराज चौहान को खुले मैदान में छोड़ दिया, और उनको बताया गया कि आपको केवल ध्वनि के माध्यम से बाण को क्या करना है, छोड़ना है, और लक्ष्य को साधना है। तो तुरंत इसी बीच में दोस्तों मोहम्मद गौरी के मुख से कुछ बात निकली गई, और निकली कैसे गई, तो याद रखेंगे उनके सेवक ने उनको बताया, क्या बताया गया कि केवल 24 गज की दूरी पर कौन है, 24 गज दूरी पर खड़ा मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वीराज को क्या संदेशा दिया गया, अपनी 4 उंगल और एक अंगूठे को इस्तेमाल करो और मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दो दोस्तों। और तुरंत जैसे ही ये वाक्य पृथ्वीराज चौहान के कानों में पड़ा, तुरंत मोहम्मद गौरी ने सुना, और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने कहा बंधक बनाओ, तुरंत पृथ्वीराज चौहान ने सुना और 3 को साधा और कहाँ घोंप दिया दोस्तों, मोहम्मद गौरी की छाती के बीचों बीच तीर को घुसा दिया गया है ना दोस्तों। ये सब बातें काल्पनिक बताई गई हैं, अब सच है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों जब किसी किताब में बात लिखी गई है तो कुछ सोच समझ कर लिखी गई होगी, है ना। इतिहास में तो बहुत कुछ नहीं लिखा गया दोस्तों, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये था राज किसका, मोहम्मद गौरी का, और अंत था मोहम्मद गौरी का। तो याद रखेंगे आप, यहां से एक बात और याद रखेंगे कि 1192 में ही यहाँ पर एक संत हुए दोस्तों। कौन हुए दोस्तों, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में ही यहाँ पर एक संत हुए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी क्या बनाई गई थी, सर्वप्रथम दरगाह बनाई गई थी, और जिसको बोला जाता है दरगाह अजमेर शरीफ। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार में इसके ऊपर लगा देता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बोला जाता है अजमेर शरीफ, जो बहुत फेमस है, आप जानते हैं, है ना दोस्तों, अजमेर की जो दरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखेंगे गौरी तो गौरी था, लेकिन गौरी ने अपने मरने से पहले, इसी बीच में याद रखेंगे जब यहाँ पर 17वीं बार में गौरी जीता था तो उनकी सीधी निगाह पड़ी कहाँ दोस्तों, अपने पुराने शत्रु पर। भले ही क्या बना दोस्तों,
मित्र बन गया था कुछ समय के लिए, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन है। तो गौरी ने युद्ध लड़ा किसके खिलाफ? जयचंद के। युद्ध क्या दोस्तों, इन पर हमला ही किया गया सीधा। और याद रखेंगे इनको इन्होंने क्या कर दिया? मार दिया दोस्तों। इनको हैप्पी बर्थडे इनका कर दिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। याद रखेंगे आप, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। मेन अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरी के 4 गुलाम। अगर मैं बात करूं, देखो प्रसिद्ध सबसे पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना दोस्तों, जो इनका दामाद भी था और आगे का उत्तराधिकारी भी। आगे जो चलेगा आपका वो कौन चलाएगा दोस्तों? गौरी के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इनका उत्तराधिकारी या दामाद था दोस्तों। दूसरा कौन था? यलदौज। गुलाम तो बहुत सारे थे लेकिन प्रमुख की बात कर रहे हैं। और तीसरा कौन था? कुबाचा। ठीक है दोस्तों। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप बख्तियार खिलजी। कुछ नाम याद आ रहा है दोस्तों? मुझको तो आ रहा है। बख्तियार खिलजी कौन थे? जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इन्होंने क्या किया था? इसको नष्ट कर दिया था। किसको नष्ट कर दिया था? नालंदा को। तो याद रखेंगे गौरी के 4 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। अब देखो एग्जाम के अंदर सवाल कई बार बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं है, तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए? कुतुबुद्दीन, यलदौज, कुबाचा। कुतुबुद्दीन तो सबको याद होता है, तो स्पेशली यलदौज, कुबाचा, बख्तियार। और चौथा क्या दे देगा दोस्तों? कोई भी नाम दे देगा, है ना, अकबर, बाबर। तो याद रखेंगे आपको याद रखना है कौन नहीं है, तो इन चारों को याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी स्पेशल है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या खत्म किया था? उन्होंने समाप्त किया था कौन दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और आगे दोस्तों देखो दोस्तों, इसको मैं ज़्यादा डीप नहीं करा रहा हूँ, ये सिंपल टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ। ये स्टार्टिंग की 2-3 क्लास हमें डीपली स्टडी करनी थी, क्योंकि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हमको पढ़ना था। अब आगे जितने भी राजा हम पढ़ेंगे, हम अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 नंबर का आना है और सारा ही टाइम अगर हमने 5 नंबर को दे दिया तो बाकी को हम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए आगे का जितना भी होगा आपका, अब इससे आगे टॉपिक चलेगा आपका दिल्ली सल्तनत, जहाँ पर हमको मिलेंगे प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने मोहम्मद गौरी की गद्दी को संभाला और आगे दोस्तों राज किया। कब से किया? देखो मोहम्मद गौरी का कब खत्म हुआ? 1206 में खत्म हुआ ना, तो 1206 में क्या स्टार्ट हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी गौरी के दामाद का। बात समझ में आ गई दोस्तों? इतनी बात याद रखेंगे आप, एक एक चीज़ को 12 पढ़ेंगे, है ना। अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, PDF भी आपको मिलेगी, है ना दोस्तों। और बाकी अगर आप समय कम है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो केवल आप लेक्चर को सीन कर सकते हैं, PDF को बाद में प्रिंट आप कर लेंगे, है ना दोस्तों। उसमें आपका लिखने का टाइम थोड़ा बच जाएगा। इतनी बात सही है? ठीक है दोस्तों, ओके। आप सभी ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, हमसे जुड़े रहें और रेगुलर हमारे लेक्चर मेंटेन करते रहें, है ना दोस्तों। ठीक है, देखेंगे जरा, बस कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।